हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाया है। टॉपिक नाम है यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, यानी क्लास 12 में पूरा डीपली आज हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और दो प्लेन मिरर को अगर परपेंडिकुलर रखेंगे और पैरेलल रखेंगे तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, आज उसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे यहाँ से। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके यहाँ से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी लेक्चर को बिना लेट किए हुए। तो देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से हेडिंग डालते हैं यहाँ से, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके पहले हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके थे यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे यहाँ से, और इसमें जो पढ़ेंगे यानी पूरा डीपली पढ़ेंगे, यानी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। यहाँ से अगर दो प्लेन मिरर को रखते हैं यहाँ से सामने तो कितना इमेज बनेगा, और वो पैरेलल रखेंगे तो कितना इमेज बनेगा यहाँ से, ठीक है। ताकि सामने अगर किसी डॉग को रख देता है सामने तो देखिएगा डॉग उसको देख कर यानी भौंकता है। तो क्यों भौंकता है? तो वो समझता है कि हमारे जैसे कोई एक यहाँ पर और एक डॉग है, वो क्या होता है यानी रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें इमेज बनता है, इसके वजह से। और हम लोग ये भी देखेंगे यहाँ से कि अगर दो प्लेन मिरर को अगर सामने रखते हैं और उसके बीच में कोई अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, ठीक है, यानी उसका इमेज कितना बनेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज यहाँ से पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका यानी कहानी सेम पहले ही वाला है, यानी क्लास 10th पर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफिनेशन वही रहेगा, ठीक है। कि जब किसी सरफेस से जब रे ऑफ लाइट पड़ता है तो वहां से बाउंसिंग बैक करने की जो घटना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ से, यानी द फेनोमेना ऑफ bouncing back to the surface of rays of light is called reflection of light, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक, मतलब किसी सरफेस से अगर रे ऑफ लाइट अगर बाउंस कर रिटर्न बैक आ रहा है तो इसी घटना को हम लोग यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक रे डायग्राम से हम लोग इसको बनाते हैं यहाँ से इसका पिक्चर। और देखिए अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ से कि ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसका नेमिंग करते हैं। ये है एम और ये एम डैश, और यहाँ पर ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है या आ रही है, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये तुरंत ये जितना एंगल से आई है उतना ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ से, ये ए है, ये ओ है, ये है बी, ए ओ बी लिख देते हैं, ठीक है। बहुत खूब, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोलेंगे थीटा, और इसका नाम दे दिए आई, ये एंगल होगा आर, ये भी एंगल कितना होगा थीटा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सबका नाम लिख देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जो ये रे ऑफ लाइट जो ओरिजिनल जो आ रही है ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर ये, अब हम देखते हैं यहाँ से कि डेविएशन एंगल क्या आता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो एंगल जो बनेगा इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया यानी द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक टू द सरफेस ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब इसे कहने का मतलब क्या है, किसी सरफेस से जब रे ऑफ लाइट टकराता है, टकरा कर फिर उसी तरफ यानी रिफ्लेक्ट होकर आने की घटना जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गया फिर टकरा कर आ गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। जैसे ये रे ऑफ लाइट ऐसे गया फिर टकरा कर ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ से इसका कितने लॉ है।
यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या है, कुछ लॉ होता है, उस लॉ को फ्लो करता है। कोई भी रे ऑफ लाइट है जब सरफेस पे पड़ेगा तो कुछ सर्टेन लॉ को फ्लो करता है, तो उसको हमने देखते हैं यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है, यानी दी इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड reflected rays all lie to the same point of incidence। ठीक है, ये यानी इंसिडेंट रे ए ओ और रिफ्लेक्टेड रे क्या है ओ बी और नॉर्मल क्या है ओ एन, मतलब सेम पॉइंट पर मिल रहा है यानी ओ पॉइंट को, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। मतलब यानी इंसिडेंट रे क्या है यहाँ पर ए ओ, रिफ्लेक्टेड रे ओ बी, नॉर्मल ओ एन, यानी ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बहुत खूब। दूसरा लॉ क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आई इक्वल टू आर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉज। तो ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ से कि कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स है उसको भी हम लोग थोड़ा जानेंगे। अब देखिए कह रहा है यहाँ से आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये थीटा क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लैंसिंग एंगल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंसिंग एंगल या ग्रेजिंग एंगल, GRAZIN, ग्रेजिंग एंगल। ठीक है, और डेल्टा क्या है, डेविएशन एंगल। तो इसको शॉर्ट में एक डिफाइन भी कर देते हैं डेल्टा को। डेविएशन एंगल क्या होता है, तो देखिए, तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का जो बना एंगल जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन एंगल। ठीक है, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड यानी डेविएशन एंगल। ठीक है, तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे इसके बाद और क्या क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ क्या, ग्रेजिंग एंगल कहिए, यानी डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल ये हो गया डेल्टा। तो डेल्टा हम यहाँ से अभी पढ़ चुके हैं कि डेल्टा क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच के जो एंगल होता है वही है डेविएशन एंगल। अब गौर के देखिए, जो इंसिडेंट रहे कितना एंगल बना रहा है, एकदम स्ट्रेट, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ए ओ, इसको ए डैश कर लीजिए। ठीक है, ए ओ ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, ए ओ एन, यानी एंगल ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए डैश इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री।
अब हम बात करते हैं ए ओ एन। तो ए ओ एन क्या है? आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये क्या है? एन ओ बी आर प्लस बी ओ ए डैश क्या है? डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। इसीलिए डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया? यानी 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। तो ये हो गया आपका डेविएशन एंगल के बीच का एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, डेविएशन एंगल। अब इस पर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से समझने के लिए। अगर मान के चलिए आई दिया है 30 डिग्री, तो आर कितना होगा? वो भी 30 होगा। तो डेविएशन एंगल कितना होगा? तो 180 माइनस आई प्लस आर कर दिया, यानी 30 प्लस 30 यानी 60, यानी डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। क्लियर? तो ये हो गया आपका डेविएशन एंगल। क्लियर? अब यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि यानी आई इक्वल टू आर होता है लॉ ऑफ यानी रिफ्लेक्शन। आई इक्वल डेल्टा इक्वल टू कितना जाएगा? तो 180 डिग्री माइनस 2i। या अगर आर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो डेल्टा इक्वल टू कितना जाएगा? 180 माइनस 2r। ये भी फॉर्मूला आ गया। अब बात हम करेंगे यहाँ से, एक पॉइंट आ गया जिसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, ये है आपका वीवीआई पॉइंट। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर एकदम गिरे, किसी प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर गिरे, जैसे ये है कुछ एंगल बना रहा है आई, और ये क्या रहा है? घटते जा रहा है, घटते जा रहा है नॉर्मल के साथ, तो कितना आ गया? 0। तो जब ये हो जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब आई इक्वल टू आर इक्वल टू 0 डिग्री। 90 मत कर दीजिएगा बाबू, नहीं तो 90 कहने पर क्या हो जाएगा? सब गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करना है यहाँ पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर रहे हैं? एकदम खड़ा कर रहे हैं, यानी नॉर्मल कर रहे हैं। तो नॉर्मल करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 0। तो आई आर 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से थीटा क्या आ गया? ये अब यहाँ पर ये थीटा क्या है? ग्लेंसिंग एंगल। ग्लेंसिंग एंगल या इसको ग्रेजिंग एंगल भी बोल सकते हैं, ग्रेजिंग एंगल। ठीक है, अब इसके बीच देख लेते हैं इसका रिलेशन क्या है। तो इसको अब थोड़ा मिटा दिया जाए। तो ग्रेजिंग एंगल का मतलब ये है, यानी टोटल एंगल कितना आ रहा है? 90, यानी 90 इक्वल टू थीटा प्लस आई लिख सकते हैं। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 माइनस आई। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो अगर 90 माइनस आई को घटा दीजिएगा तो अब ग्लेंसिंग एंगल निकल जाएगा। ग्लेंसिंग एंगल या ग्रेजिंग एंगल दोनों निकल जाएगा। चलिए, तो अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ से तो डेल्टा इक्वल टू कितना गया? 180 माइनस आई प्लस आर आ गया डेविएशन एंगल। उसके बाद हम लोग अब जानेंगे यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, VVI ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 डिग्री हो जाए, मतलब I इक्वल टू आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? ये है आपका नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे जो है ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है नॉर्मल, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ऐसे चला जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं, या इसको ग्लेंसिंग इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर का जो ग्रेजिंग एंगल जो होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट ग्रेजिंग एंगल। तो कितना जगह यहाँ से 90 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये है इंसिडेंट आई, ये है रिफ्लेक्टेड। तो इधर का ये ग्रेजिंग एंगल कितना जगह यहाँ से, यानी 90 डिग्री माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको थीटा रिफ्लेक्ट आर। दोनों तो इस सेम होगा, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड ग्रेजिंग एंगल, और ये होगा आपका इंसिडेंट ग्रेजिंग एंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं फिर उसके बाद क्या आएगा।
तो अब देखते हैं यहाँ से ग्रेजिंग एंगल्स और डेविएशन एंगल के बीच रिलेशन क्या है, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ से। तो डेविएशन एंगल का फॉर्मूला इतना हो गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं यहाँ से ये अगर आई है और ये भी आई है तो क्या होगा, यानी थीटा प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये है इक्वेशन। तो डेल्टा इक्वल टू कितना जगह 180 माइनस 2i, यानी 180 माइनस 2 आई के वैल्यू कितना आ गया 90 माइनस थीटा, यहाँ पर पुट कर दे दीजिए यहाँ से 180 या प्लस 2 थीटा, ये हो गया आपका डेल्टा। तो डेल्टा 180 कट गया यानी 2 इंटू थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेविएशन एंगल जो होता है 2 इंटू यानी थीटा ग्रेजिंग एंगल, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर आपको ग्रेजिंग एंगल मालूम है तो डेविएशन एंगल निकाल सकते हैं, और डेविएशन एंगल मालूम है तो ग्रेजिंग एंगल निकाल सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और थीटा इक्वल टू डेल्टा बाई 2 हो गया, ठीक है। अगर मान के चलिए ग्रेजिंग एंगल्स इतना दिया है, मान के चलिए आई दिया है आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना जगह 60 डिग्री, जब थीटा हो गया 60 तो डेल्टा कितना जगह यहाँ से, तो 2 इंटू थीटा यानी 2 इंटू 60, 60 दूना 120, मतलब डेविएशन एंगल कितना गया 120 डिग्री, एकदम सिंपल, ठीक है। चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और भी कुछ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो मेन हमारा यानी कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से और समझते हैं यहाँ से। तो चलिए हम लोग उसको भी हम लोग आज अंत करेंगे यहाँ से। वो सबसे खतरनाक टॉपिक क्या है, तो वो है नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज का मतलब अगर दो प्लेन मिरर को अगर हम लोग परपेंडिकुलर रखते हैं, पैरेलल रखते हैं, तो कितना इमेज बनेगा उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए यहाँ से, ग्रेजिंग एंगल्स और ग्लेंसिंग एंगल्स, ठीक है। तो अब हमारा खतरनाक टॉपिक चल रहा है नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। यानी हेडिंग में क्या है, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर दो प्लेन मिरर है, जैसे हमारे पास एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में हम है, थोड़ा और ऊपर कर ले ऐसे है। तो अगर दो प्लेन मिरर है और उसके बीच में अगर हम है, तो एक बार अगर इसके तरफ यहाँ से देखेंगे तो इसका इमेज इसमें बनेगा, फिर इसमें भी बनेगा। अगर इधर तकेंगे तो इसका इस मिरर के लिए इमेज इसमें बनेगा और फिर इसमें बनेगा। तो कितना इमेज बनेगा, तो दो अगर प्लेन मिरर अगर पैरेलल होगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो इन्फिनिटी। उसको अभी हम लोग देखेंगे भी कि नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटिव कैसे होगा, और उसका फॉर्मूला भी देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं यहाँ से बिना लेट किए हुए। इस चीज को समझने के लिए आगे बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब यानी वैसा लाइन जो किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे मान के चलिए एक पेपर है, ये जैसे A4 साइज पेपर है, इसको दो बराबर बराबर हिस्सा में डिवाइड करना है। तो एक बार हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत खूब। उसके बाद एक बार ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक एक्स और एक्स डैश मान लीजिए, ये वाई और वाई डैश। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया इसमें, तो इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ, एक है एक्स स्केलम और एक वाई एक्स स्केलम। अगर आप इसको अगर यहाँ से काटिएगा ऐसे, तो ये दो बराबर हिस्सा में नहीं कटेगा, ठीक है। अगर यहाँ से काटिएगा, तो ये दो बराबर हिस्सा में नहीं कटेगा। तो इसमें क्या है, दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर जैसा कि हम लोग सब पढ़ चुके हैं क्लास यानी 7, 8, 9, 10 में। ऐसे ये है आपका एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और इसको एकदम बीचों बीच जो लाइन पास कर गया है, जो यानी
ये आपका एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये कितना भी डिग्री का बने उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बीचों बीच अगर कोई लाइन अगर पास कर रहा है, ये मान के चलिए लाइन जो है एकदम बीचों बीच है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। एंगल बाइसेक्टर मतलब दोनों के बीच यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और इस अगर यही अगर पॉइंट जो अगर यहाँ पर दे देंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ से लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इधर का एरिया जो कम हो गया और ये वाला इधर का ज़्यादा हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच लाइन पर जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिकल लाइन का मतलब वैसा लाइन जो किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को दो बराबर बराबर हिस्सा में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं यानी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हमारा टॉपिक इसी पर है, लाइन ऑफ सिमेट्री और एंगल बाइसेक्टर पर, ठीक है। तो ये पूरा गौर से ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन बनेगा, बहुत, ठीक है। कि नंबर ऑफ इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए उसको नंबर ऑफ इमेज को हम लोग n ले लेते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला आता है n इक्वल टू 360/θ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस चीज को और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करने पर मान के चलिए 360 है और थीटा ले लिया यहाँ से 90, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया 4, तो क्या आ गया इवन, ठीक है। तो इवन के केस में अगर ये इवन आएगा डिवाइड करने पर तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा उसको देखेंगे, और ये ऑड आ जाएगा तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे यहाँ से कि इवन होगा तब, इवन के केस में और इसमें ऑड के केस में, ठीक है। ये जो डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा, ठीक है, उसको देखें, यानी यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड करने पर जो आएगा, ठीक है। तो डिवाइड करने पर जो आएगा उसके लिए लागू होगा, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ इमेज कितना होगा उसको देखते हैं यहां से। तो इवन के केस में होगा, अगर वो सिमेट्रिकल होगा तो, या एसिमेट्रिकल, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इमेज क्या हो इवन हो, चाहे वो आप सिमेट्रिकल रखिए या एसिमेट्रिकल रखिए, तो उसमें नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो n जो होगा 360 यानी 360 डिग्री बाई थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें -1, ठीक है। ये सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एग्जांपल के लिए लेते हैं यहाँ से समझने के लिए, जैसे थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, ये है, और ये एकदम बीचों बीच यहाँ पर रखे हैं 45 डिग्री पे, एकदम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर रखे हैं। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो n बराबर 360/90 यानी कटा यानी 4, लेकिन तो ये n जो होगा नंबर ऑफ इमेज कितना होगा 4 नहीं होगा, उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। क्या है फार्मूला, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज n बराबर, तो 360 यानी 4 - 1, तो n बराबर 3 इमेज होगा, ठीक है, ठीक है। चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखिए या यहाँ पर भी रखिएगा तब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हो गया एसिमेट्रिकल, और यहाँ पर रखिएगा तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये बात है, चाहे आप सिमेट्रिकल रखिए या एसिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा n-1। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये समान का चलिए 60 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है 60 डिग्री पर रखे हैं, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल लेते हैं तो हम लोग n निकालना पड़ेगा, यानी 360/60 60, यानी कितना का 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, क्या 6 होगा कि 5 होगा? तो 6 नहीं होगा, नंबर ऑफ इमेज n-1 हो जाएगा, यानी n, यानी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360/60 -1, यानी 6 - 1 = 5 होगा, ठीक है। चाहे आप सिमेट्रिकल यहाँ पर रखिए, चाहे आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ इमेज। तो क्या हम लोग को समझे यहाँ से, अगर नंबर ऑफ इमेज निकालना होगा तो दो केस आता है, एक इवन आता है, एक ऑड आता है। तो इवन के केस में चाहे वो सिमेट्रिकल हो या नॉन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर पर हो या एंगल बाइसेक्टर पर ना हो, तो नंबर ऑफ इमेज n 360/θ -1 कर देंगे, माने 1 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे अगर ऑड होगा तब क्या होगा। जैसे मान के चलिए ऑड का मतलब 360/θ, मान के चलिए यहाँ पर 360 और 4 90 120 ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना गया 3, तब कितना होगा नंबर ऑफ इमेज, ऑड आ गया, ये ऑड है, ये क्या है आपका ऑड। तब क्या होगा, तो इसमें दो नियम आता है, एक सिमेट्रिकल एक एसिमेट्रिकल, उसको भी देख लेते हैं यहाँ से। तो इसमें देखेंगे सिमेट्रिकल जो होगा और एक हो गया एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल के केस में क्या होगा और एसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, उसको भी हमने देख लेते हैं यहाँ से। चलिए, यानी शुभ काम में देर क्यों, ठीक है, यानी अच्छे काम में देर क्यों। तो अगर सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, अगर सिमेट्रिकल होगा और ये एसिमेट्रिकल होगा, तो अगर ये एसिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ इमेज n = 360/θ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिकल हो जाएगा तो ये n = 360/θ -1, ठीक है, दोनों के केस में। तो ऑड के केस में 2 आ गया, तो अगर वो सिमेट्रिकल होगा तो 360/θ -1, और एसिमेट्रिकल होगा तो 360/θ, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल होगा तो इसमें एक इमेज कम हो जाएगा और एसिमेट्रिकल होगा तो इसमें एक ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है आपका सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। इस पर एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ से। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे मान के चलिए इसी क्वेश्चन के लिए लेते हैं, अगर थीटा बराबर 120 डिग्री तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। तो यहाँ से n बराबर 360/θ, आगे इसको निकाल लीजिए, तो कितना जाएगा यहाँ से 360 डिवाइडेड बाई 120 मतलब 3। अब 3 आ गया ऑड, अब ऑड आ गया तो अब इसमें देखेंगे सिमेट्रिकल पूछा गया है कि एसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल होगा, इसमें देखेंगे अगर सिमेट्रिकल होगा तो सिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, इसमें एक कम हो जाएगा, मतलब यानी नंबर ऑफ इमेज n बराबर 3 - 1 यानी 2 हो गया। और ये 3 कहाँ से है, तो यही 3 है यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो आया है। अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल। तो अगर ये एसिमेट्रिकल होगा तो उतना ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ इमेज n बराबर 3 हो गया, कहानी खत्म। तो ये नंबर ऑफ इमेज, तो ये हम लोग जनरली फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो और भी इसमें एक से एक कॉन्सेप्ट है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।